हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? फुली सारी चीजें चल रही होंगी। एज आई ऑलवेज से, प्लीज पढ़ते रहिए एंड ट्राई टू कंप्लीट थोड़ा 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 थोड़ा, सो दैट एग्जाम आने पे आपको ज्यादा प्रेशर ना लेना पड़े एंड ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सो इट्स अप टू यू। ओके, सो वेलकम बैक एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एंड so let's start off with our chapter with the lecture. Okay, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट कर ली है और हम पढ़ रहे थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मार्क एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दी थी कि व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, व्हाट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको अगर इसका ब्रीफ इंट्रो है तो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने इसको चेकआउट किया होगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मेन कंटेंट ही आज के डेट में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, सो दैट हमारा ये टॉपिक भी ओवर हो। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये एक फ्री मार्केट होती है जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन थोड़ा कम होता है। मोटिव क्या होता है? मोटिव होता है सीधा सीधा प्रॉफिट। मोटिव इज द मेन मोटिव। ओके, प्रॉफिट मोटिव इज द मेन मोटिव बिहाइंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्राइवेट फर्म्स को यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? इनहेरिटेंस को इंपॉर्टेंस मिलती है यहाँ पे। अ, जो जो भी कंपनीज, जो भी इंडिविजुअल्स जिन्होंने कहते हैं ना कि मेहनत से सारी चीजें खड़ी की है, उनकी आगे वाली जनरेशन को भी उस मेहनत का फल मिले। इस ये मेन फोकस होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। तो देखो की फीचर्स पे इसके ये है कि जो प्रोडक्शन होता है यहाँ पे प्राइवेटली ओन इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड्स करते हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पे राइट ऑफ इनहेरिटेंस मिलता है। लोगों का जो मोटिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ अर्न करना होता है, लीड्स टू हाई प्रोडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि मोटिव यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग होता है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होता है। ओके, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, यानी कि इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ ओवर टाइम। क्योंकि प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकम एंड वेल्थ जो है ओवर द टाइम उसमें इनइक्वालिटी आती है। ऑब्वियस बात है, अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो होती है कि भाई अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपने बनाया है, तो आप और आपके आने वाले साथ पुश्ते उस पैसों का, उस बेनिफिट का, उस मेहनत का फायदा लेंगे, प्रोवाइडेड आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, पॉलिसी ऑफ लेसिस फेयर फॉलो होती है, यानी कि कोई स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होता है, कोई मार्केट मैकेनिज्म, डिमांड सप्लाई प्राइस सॉल्व बेस्ड। मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्पिटेटिव सिर्फ थ्योरी में माना जाता है, प्रैक्टिस में नहीं, क्योंकि मोनोपोली के एलिमेंट यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। वही चीज बात है, एक कंपनी जो आज से 40 साल पहले जिनके दादा परदादा ने कोई कंपनी बिजनेस शुरू किया हो, वो ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोनोपोली बहुत ज्यादा यहाँ पे होती है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की यहाँ पे कमी है, कॉम्प्लेक्सिटी में, इसलिए मनी एंड क्रेडिट का एक्सटेंसिव यूज होता है। कंज्यूमर सोवरेनिटी होती है, यानी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं ओनली जब कंज्यूमर डिमांड करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। सॉरी, व्हेन वी हैव व्हाट आर द मेरिट्स? सिंपल, सेल्फ रेगुलेटरी होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होता है, तो जो आपके प्राइवेट ओनर्स होते हैं वो अपने हिसाब से मार्केट को डोमिनेट करते हैं, अपने हिसाब से मार्केट को चला रहे होते हैं। इकोनॉमी की ग्रोथ ज्यादा होती है। और ये देखो, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइवेटाइजेशन किसी जगह पे आएगा, आज के डेट में देखो, अगर आप इंडिया में भी देखो तो प्राइवेटाइजेशन दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन जाएगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ थोड़ी ज्यादा होगी। जो कंट्री सेल्फ जहाँ पे प्रैक्टिकली अगर आप उस चीज पे जाओ तो चाइना इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, वहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा है, बट फिर भी आप सबको पता है कितनी ग्रो, कितनी डेवलप्ड कंट्री है, कितनी स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट उसकी देख लो, इन ऑल द कॉन्टेक्स्ट इट्स डेवलप्ड कंट्री। तो ये कहने की बात है, बट कहीं ना कहीं जो कंट्री जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होता है वहां पे इकोनॉमी की ग्रोथ टू अदर इकोनॉमी फास्टर केप पे होती है। व्हाट एंड हाउ प्रोड्यूस, ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स से डिसाइड होता है, यानी कि अभी हमने बोला कि कंज्यूमर सोवरेनिटी होती है। कंज्यूमर को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस जाती है, अगर आप प्रोडक्ट की डिमांड करोगे आपको यहाँ पे अच्छी एडवांटेज मिलेगा।
इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, हाई ऑपरेटिव एफिशिएंसी, डेफिनेटली इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए कि स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव होता है ये, जिससे आपकी कहीं ना एफिशिएंसी बढ़ रही होती है। फ्लेक्सिबल होता है, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को अडाप्ट बहुत जल्दी करता है। इंडिविजुअल फ्रीडम होती है, इंसेंटिव टू वर्क हार्ड, ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। डीमेरिट्स क्या होते हैं इसके? डीमेरिट्स भी बहुत होते हैं। जनरेट इनइक्वालिटी, भैया वेल्थ तो बढ़ाता है, वेल्थ तो बढ़ाता है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट करता है, लेकिन इनइक्वालिटी भी बढ़ाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी, अमीर अमीर हो जाता है और गरीब गरीब हो जाता है। तो यहाँ पे ये पॉलिसी सिंपली फॉलो करते हैं क्योंकि इनइक्वालिटी इससे बढ़ती है। अनइक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती है, सेम इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो भाई जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा अच्छे स्कूल में जाएगा, ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स लेगा, जिसके पास कम पैसा है वो कम बेनिफिट्स लेगा। रिस्टोरेशन इन प्रोडक्शन पैटर्न, प्रोडक्शन का पैटर्न भी उसी हिसाब से अलग तरीके से फॉलो होता है। यहाँ पे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बहुत वेस्ट होते हैं क्योंकि किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, तो रिसोर्सेज की जो वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा होता है। मेरिट गुड, सोशली यूजफुल लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं होता है। फर्म्स प्रोड्यूस ओनली प्रॉफिटेबल गुड्स, इग्नोरिंग वेलफेयर नीड्स को साइड में रखती है। ह्यूमन वैल्यूज एंड वेलफेयर फोकस की कमी होती है। वेस्ट इज ड्यू टू एक्सेसिव कंपटीशन, सो दीस आर सर्टेन डीमेरिट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सिंपल मेमोरी ट्रिक है, आप ऐसे याद रखो कि फ्री मार्केट होता है यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्रॉफिट मोटिव होता है एंड कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है इस पर्टिकुलर इकोनॉमी पे। देन वी हैव अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑलरेडी बताया था आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी इकोनॉमी होती है जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा होता है एंड प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं कम होता है। इनहेरिटेंस नहीं मिलता है इन लोगों को, जैसे कैपिटलिस्ट में इनहेरिटेंस का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, सोशलिस्ट में वो इनहेरिटेंस की अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। इनका एम क्या होता है? इनइक्वालिटी को हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस को हटाना, रिसोर्सेस वेस्टेज को प्रिवेंट करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो डिसएडवांटेजेस थी, जो ड्रॉबैक्स थी, उसकी ओरिजिनेशन दी है ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दी है एच डी डिकिंसन ने। सोसाइटी जहाँ पे वेयर मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय होल कम्युनिटी एंड ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स, सोशलिज्म। Socialism abolishes class relation of capitalism through socialization of land and capital. Okay, what are the key features of socialist economy? सिंपल प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस अबॉलिश्ड हो जाता है। जैसे कि अगर आप चाइना का एग्जांपल लेके चलो, चाइना में इनहेरिटेंस का कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपने दुकान बनाई, आपने एडवांटेज, ऐसा नहीं है आपका बच्चा आएगा और उस दुकान को चलाएगा, जो उसको आगे बढ़ाएगा उसको मौका दिया जाएगा। तो वहां इनहेरिटेंस नहीं होता है, अनलाइक अमेरिका जहाँ पे इनहेरिटेंस की बहुत सारी आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस यहाँ अबॉलिश हो जाता है, यानी कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होता है। प्रोडक्शन का जो भी काम आप करेंगे वो गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन से ही आप करेंगे। प्रोडक्शन गवर्नमेंट ओन करती है, कॉपरेटिव ओन करते हैं, सोसाइटी ओन करती है। मार्केट मैकेनिज्म फ्रोजन होता है, यानी कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स डोंट हैव फ्री डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स की डिसीजन मेकिंग फ्री नहीं होती है। थोड़ी बहुत चीजें ब्रिटेन में होती है, प्रैक्टिकली कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। ठीक है। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लानिंग ये सेंट्रलाइज होती है। ये किस तरीके से मार्केट फ्लो करेगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे क्या मार्केट में चीजें जाएंगी, उसको डिसाइड करने के लिए हर कोई नहीं होता। उसको डिसाइड करने के लिए एक अथॉरिटी बैठी होती है, दैट इज सुपीरियर अथॉरिटी, वहीं से सारी चीजें फ्लो कर रही होती है। मनी एंड क्रेडिट आर यूजुअली मिनिमली ideally avoided but practically necessary. Aims for classless society, कोई प्राइवेट ओनरशिप मीन्स नो क्लासेस। डीमेरिट, मेरिट क्या होते हैं? जस्टिस मिलता है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, एलिमिनेशन होता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का, डेवलपमेंट बढ़ती है, एलिमिनेशन होता है सोशल डिस्प्यूट्स का। बट डीमेरिट्स भी होते हैं, कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं होता है हार्डवर्क एंड इनिशिएटिव का, यानी कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, कुछ एडिशनल आपको नहीं मिलने वाला है। आपका काम है सेल करना, आपका काम है प्रोडक्शन करना, करो, कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा और आपको करना तो पड़ेगा अगर आप उस कंट्री में रह रहे हो। ग्रोथ रेट स्लो होती है विच इज प्रैक्टिकली अगेन नॉट ट्रू। आप जितनी भी सोशलिस्ट इकोनॉमीज को जाके देखो, उनकी ग्रोथ रेट आज की डेट में बहुत अच्छी। मैं सबकी बात नहीं कहूंगी, जो बहुत पुरानी है, जो डेवलप हो चुकी है, उनकी बात अलग है, बट दे आर अ कंट्रीज जो अभी डेवलपिंग फेज में है। बट
कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है। अगर आप इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पे देखो तो ग्रोथ अच्छी है। पुअर लेबर प्रोडक्टिविटी पुअर होती है, लो पर कैपिटल इनकम, डिफिकल्ट टू रेज कंजम्पशन स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें हैं। यानी कि स्टेट ओन्ड होता है, सेंट्रली प्लान्ड होता है, क्लासलेस होता है। देन वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे आपको कैपिटलिस्ट एंड सोशलिज्म दोनों के बेनिफिट मिलते हैं, while avoiding their drawbacks, कोई फिक्स प्रिकॉशन नहीं होता है। ठीक है, कैसे आप डिसाइड करते हैं, इकोनॉमिक्स डिसाइड कैसे होती है? आप एक सेगमेंट इकोनॉमी का लेते हो, इफ फ्री मार्केट मैकेनिज्म बेनिफिट करते सोसाइटी, आप फ्री मार्केट अलाउ करेंगे, यानी आप कैपिटलिज्म वहां पे अलाउ करोगे। अगर वो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे फ्री मार्केट, जैसे कि आप देखो टेलीकॉम इंडस्ट्री अपने यहाँ गवर्नमेंट ओन नहीं है, गवर्नमेंट की रेगुलेटरीज हैं, लेकिन फुल्ली गवर्नमेंट ओन नहीं है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर्स भी ऑपरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी ऑपरेट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर, जहां पे फ्री मार्केट से बेनिफिट मिल सकता है सोसाइटी को, वहां फ्री मार्केट दिया जाता है। इफ रेगुलेटेड मार्केट बेनिफिट सोसाइटी अप्लाई रेगुलेशन, और अगर कुछ भी रेगुलेटेड मार्केट बेनिफिट सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ रेगुलेशंस को अप्लाई करना है, तो वहां पे रेगुलेशंस भी अप्लाई होता है। मार्केट स्टिल कॉजेस हार्म इवन आफ्टर रेगुलेशन, गवर्नमेंट ओन कर लेती है। जैसे अगेन ट्राई का एग्जांपल मैंने दिया, ट्राई में प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन वहां पे मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी जरूरी थी, जैसे ट्राई। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे वो रेगुलेशन अप्लाई कर दिया गया, फ्री मार्केट है लेकिन रेगुलेशन भी अप्लाई है। जहां पे रेगुलेशंस भी नहीं अप्लाई हो पाती, वहां पब्लिक सेक्टर आता है, जैसे कि आपका रेलवे, आपको पता ही है। फीचर्स, मार्केट मैकेनिज्म अबॉलिश नहीं हुआ है टोटली, ऑपरेट विद वैरिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम इन डिफरेंट सेक्टर्स। गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आपका आप हेल्थ सेक्टर देखो इंडिया में, कुछ सेक्टर्स, हाँ यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस भी बने हुए हैं, प्राइवेटाइजेशन भी है थोड़ा, एंड गवर्नमेंट ओन्ड भी है, तो वो एक अलग फीचर्स हो जाता है। हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सब्सिडाइज और फ्री, सोशलिस्ट एलिमेंट होता है यहाँ पे। इक्वालिटी ऑफ इनकम, वेल्थ परस्यूड थ्रू स्टेट ओनरशिप इन सम सेक्टर्स, एग्जांपल इंडिया, क्लासिक एग्जांपल है म्यूजिक इकोनॉमी का, जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइज कंबाइन करते हुए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। उसका ड्रॉबैक क्या होते हैं? वर्कआउट एग्जैक्ट डिटेल बैलेंस डिफिकल्ट होता है, इनर कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट भैया, इनर कॉन्ट्रडिक्शन से आप हर बार फेस करते हो, आपको आपने भी देखा है, यहाँ पे बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों है, एंड वो कई बार कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। एग्जाम्पल हेल्थ केयर ही आप ले लो, गवर्नमेंट सेक्टर्स में फैसिलिटीज नहीं है, एम्यूनिटीज नहीं है, बट पैसा बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज एम्यूनिटीज में पैसा बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं। रूल्स कैन बी रिवाइज क्विकली, स्टिल एडजस्टमेंट टू चेंजेस सर्कमस्टेंसेस। सक्सेस इंटीग्रिटी पे डिपेंड करती है, एक्सपर्टाइज पे डिपेंड करती है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड विलिंगनेस ऑफ वर्कर्स। तो अगर तीनों का कंपैरिजन करें, तो ओनरशिप कैपिटलिस्ट में प्राइवेट के पास होती है, सोशलिस्ट में स्टेट के पास होती है, मिक्स में प्राइवेट स्टेट दोनों के पास होती है। डिसीजन मेकिंग की बात करें, कैपिटलिस्ट में मार्केट फोर्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, सोशलिस्ट में सेंट्रल प्लानिंग होती है, जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वही होगा, इसमें मार्केट भी होते हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी चलते हैं। गवर्नमेंट का रोल कैपिटलिस्ट में कुछ कम होता है, लेजिस फेयर पॉलिसी चलती है यहाँ पे, सोशलिस्ट में मैक्सिमम होता है, इसमें मॉडरेट होता है, जहाँ पे जैसे जरूरत होती है उस हिसाब से गवर्नमेंट ना इन्फ्लुएंस दिखाती है। एग्जाम्पल यूएसए कैपिटलिस्ट, चाइना, क्यूबा फॉर्मर यूएसएसआर सोशलिस्ट, इकोनॉमिक्स इंडिया। आई होप इतना आप लोगों को अब तक की चीजें समझ में आ गई होंगी नाउ, बिकॉज हम थोड़ा सा एक डिफरेंट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर अप करने, अभी तक की जितने टॉपिक्स थे दैट वाज कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक, यहाँ तक कि सारे टॉपिक आपके थ्योरेटिकल थे, इतना भी अच्छे से कवर अप करोगे यू विल बी एबल टू गेन गुड। ठीक है, ओके बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, बेसिक पढ़ लेते हैं फिर अपने नोट्स पे चलते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो यहाँ पे दो थ्योरीज फॉलो हो रही हैं, एक थ्योरी है हमारी डिमांड की, एक थ्योरी है हमारी सप्लाई की। क्या कहते हैं ये दोनों थ्योरी? ऑलरेडी हमने इसको भी कवर अप किया हुआ, आप लोगों को पता है डिमांड कब बढ़ती है एंड सप्लाई कब कम होती है, इसके बारे में हमें पहले से पता है। ठीक है,
अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो आपकी डिमांड क्या होती है? कम। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? तो जब हम अभी यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, दो फैक्टर्स के बेसिस को पढ़ेंगे। पहला फैक्टर होगा जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन प्राइस को ले रहे हैं, एंड दूसरा होगा जहाँ पे हम अदर फैक्ट्स को कंसिडर करेंगे एंड प्राइस को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, यानी प्राइस यहाँ पे हमारा कांस्टेंट रहेगा ऐसा मानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस के बारे में। देखो, पहली बात तो डिमांड क्या होती है? डिमांड क्या होती है? डिमांड का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो आपका गुड्स जो आपका बायर चाहता है खरीदना, विलिंग टू बाय। डिमांड क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो आपका बायर खरीदना चाहता है, ठीक है, या आपका बायर खरीद सकता है एट वेरियस प्राइस, ठीक है। ये होती है आपकी क्या? डिमांड। वो कोई भी गुड्स की क्वांटिटी जो आपका बायर खरीदना चाहता है या जो वो खरीद सकता है, जो भी प्राइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें, इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो देखो, डिमांड जो है वो आपकी सिर्फ मोर देन डिजायर है। अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिमांड आपकी समथिंग जो आपकी डिजायर से ज्यादा है। डिजायर इज ऑल्सो एन एलिमेंट, बट जो आपकी डिजायर से ज्यादा है। कभी कभी नीड, कभी कभी आपका जो है स्टेटस सिंबल, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको सामान खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं, या जो आपके लिए डिमांड खरीदना चाहते आपकी चाहते हो उससे भी ज्यादा कभी इकोनॉमिक्स में आती है। हम डिमांड को कंसिडर करते हैं। इफेक्ट डिमांड जो है आपकी वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी डिजायर, रिसोर्सेस, जो भी आपके मीन्स है परचेज करने के, एंड जो आपकी विलिंगनेस है, तीन फैक्ट्स पे डिपेंड करती है। बाय द गुड्स एट अ गिवन प्राइस। अनलेस आपकी डिजायर के साथ साथ आपकी परचेजिंग पावर भी नहीं होगी ना, तो आप कुछ नहीं खरीद पाएंगे। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड की बात करते हैं तो पहले तो हमें देखना है कि क्या हम चाहते हैं उसको खरीदना, क्या हम उस सामान को खरीद पाएंगे, और उस सामान को खरीदने के लिए हमारे पास मीन्स कितने। ये तीन चीज, यानी ऐसा भी हो सकता है कि कभी हमारे हमको कोई चीज खरीदनी हो, हम सबको आईफोन खरीदना है, हम सबको मर्सिडीज खरीदनी है, हम सबको बीएमडब्ल्यू खरीदनी है, क्या हमारी परचेजिंग पावर भी इतनी है? हमें आईफोन खरीदना है, हमें बीएमडब्ल्यू खरीदनी है, हमें एक 4 BHK का फ्लैट खरीदना है। खरीदना तो सबको है ना, ये सब क्या हो गई? ये हमारी डिजायर हो गई। हम खरीद सकते हैं एक आईफोन, हम विलिंग है एक आईफोन खरीदने के लिए, विलिंगनेस है हमारे आईफोन खरीदने की, पर हम ये दोनों नहीं खरीद पा रहे हैं। तो आपकी डिजायर, तो इसके लिए आपका परचेजिंग पावर देखा जाएगा, यानी आपकी नेटवर्थ कितनी है, आपकी एबिलिटी कितनी है उस सामान को खरीदने की, आपके पास रिसोर्सेस क्या है उस सामान को खरीदने के। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो चेक किए जाएंगे आपकी डिमांड को निकालने के लिए, ठीक है। जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जितने भी हमारे अदर फैक्टर्स हैं वो सारे ही आपके कांस्टेंट हैं। हम क्या अज्यूम करें कि आपके जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट हैं,
यानी कि कह सकते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी ceteris paribus, हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर प्राइस चेंज होता है गुड्स का, तो डिमांड भी चेंज हो जाएगी। क्या माना हमने? अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स चेंज डिमांड विल ऑटोमेटिकली चेंज, एंड इफ प्राइस चेंज इन प्राइस इज अपवर्ड, क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज डाउनवर्ड। यानी इफ प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इफ चेंज इन प्राइस इज डाउनवर्ड, देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज अपवर्ड। यानी अगर प्राइस को आपका होता है, क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, और हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से प्राइस एंड डिमांड के बीच की जो रिलेशन है वो कैसा है? वो इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। बस यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया? हमने अज्यूम किया कि बाकी सारी चीजें आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, देखो अगर हम अपना डिमांड कर्व इस हिसाब से देखें, तो हमारा जो डिमांड कर्व कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर हम ज्योमेट्रिक डिवाइस के पॉइंट से देखें, तो डिमांड कर्व जो है हमारा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। क्यों? समझते हैं। ये है एक्स लाइन, ये है वाई एक्सिस। अगर हमने 10, ये हमारी क्वांटिटी है और ये हमारा प्राइस है, 10 रुपए का सामान, ये एक्स क्वांटिटी है, वाई हमारा प्राइस जा रहा है। ठीक है, और हम प्रोडक्ट ए परचेज करने जा रहे हैं मार्केट में। अगर प्रोडक्ट ए की प्राइस 10 रुपए है, क्वांटिटी डिमांड उसका है